नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कि सीआरपीसी 1973 का चैप्टर 2, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट एंड ऑफिसेज, दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। ये जो हम कैप्सूल फॉर्म में क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसका ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी है, जिसको आप ऊपर आई बटन पर टैप करके देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि एक्ट नंबर 2 1974 ही सीआरपीसी 1973 है। सीआरपीसी 1973 की एनेक्टमेंट डेट जो है वो 25 जनवरी 1974 है। 25 जनवरी 1974 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बनी थी, अधिनियमित हुई थी, और यह 1 अप्रैल 1974 से लागू है। ये तो गए बेसिक चीज़ें। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा दंड न्यायालयों के वर्ग से संबंधित है। तो धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग से संबंधित है। बेयर साथ रखिएगा, और बेयर साथ रख के आप जब देखेंगे सेक्शन 6 में, तो सेक्शन 6 का मार्जिनल नोट ही कहता है कि क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड दंड न्यायालयों के वर्ग, और इसमें दो ऊपर कहता है कि उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त कौन कौन से न्यायालय इसमें शामिल होंगे। तो पहला कहता है कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा कहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, थर्ड कहता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और फोर्थ कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मतलब कि हाई कोर्ट और कोई अदर कोर्ट जो कि किसी अदर लॉ से इस्टेब्लिश की गई, कोई अदर क्रिमिनल कोर्ट जो कि किसी अदर लॉ से इस्टेब्लिश की गई, उन्हें छोड़ के इसमें क्या क्या शामिल है। सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट का न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगर मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। मतलब कि अगर टोटल देखा जाए तो टोटल इसमें 6 प्रकार दिए गए हैं, लेकिन हम इसमें उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट उसी में आ जाता है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट देखते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 के अधीन दंड न्यायालयों के वर्ग में कौन कौन से न्यायालय आते हैं। तो अभी जब आप सेक्शन 6 देखोगे तो सेक्शन 6 में सबसे पहले आपको दिखेगा हाई कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला ही लिखा है कि बिसाइड द हाई कोर्ट, पहला हाई कोर्ट है, दूसरा एंड कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर एनी लॉ। दो कोर्ट ये हो गए, हाई कोर्ट एंड कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर एनी लॉ, ये दो हो गए। फिर उसके बाद आप देखोगे तो कोर्ट ऑफ सेशन मिलेगा। कोर्ट ऑफ सेशन के बाद आपको क्या मिलेगा, लिखेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। फिर आपको क्या मिलेगा, फिर आपको मिलेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, और लास्ट में आपको मिलेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो टेक्निकली 6 हैं, और आप इसे अगर कोई अदर लॉ के थ्रू कोई कोर्ट अगर इस्टेब्लिश नहीं किया गया है तो 5 ले लोगे। कौन कौन सा, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्च न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं। तो यह धारा 6 में ही यह व्यवस्था की गई है। धारा 6 ही कहती है कि हाई कोर्ट जो है वो क्रिमिनल कोर्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन जो की गई है क्रिमिनल कोर्ट की, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट कहाँ दी है, सेक्शन 6 में। और सेक्शन 6 में पहले ही कहा गया बिसाइड द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड देयर शैल बी इन एवरी स्टेट द फॉलोइंग क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोड नेमली। मीन्स ये 4, ये तो है ही हैं 4 जो बताए गए हैं, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये जो 4 बताए गए हैं, इनके बाद हाई कोर्ट भी इसमें इंक्लूड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं। तो एक जनपद में 4 वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं। कौन कौन से, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, एंड थर्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड 4 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये 4 होते हैं। किसके लिए, जनपद के लिए। ये जनपद के लिए 4 होते हैं। और धारा 6 में कितने बताए गए, धारा 6 में कुल 5 + 1 बताए गए हैं। 4 ये
प्लस एक हाई कोर्ट और प्लस एक और कौन सा, किसी विधि के अधीन गठित न्यायालय के अतिरिक्त, कौन सा, इस संहिता के अधीन से अतिरिक्त कोई विधि के अधीन कर कोई न्यायालय गठित किया गया, वो सीआरपीसी के अलावा और कोई लॉ है उससे कोई क्रिमिनल कोर्ट स्टेब्लिश की गई है, वो भी आएगा सेक्शन 6 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है। ऐसे क्षेत्र की आबादी कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऐसे क्षेत्र की आबादी कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। महानगर क्षेत्र से संबंधित प्रावधान धारा 8 में दिया गया है। धारा 8 में क्या कहता है कि राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक हो। जब आप सेक्शन 8 महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया पढ़ेंगे, सेक्शन 8 का क्लास 1 कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उस तारीख से जो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए, राज्य का कोई क्षेत्र जिसमें ऐसा नगर या नगरी समाविष्ट है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इस संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 10 लाख। महानगर क्षेत्र घोषित करने के लिए कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए? तो 10 लाख होनी चाहिए। कहाँ पे प्रोविजन है? तो ये प्रोविजन आपका सेक्शन 8 में है, धारा 8 में यह प्रोविजन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार किसे दिया गया है? तो सत्र न्यायालय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेशन कोर्ट जो है वो कौन कर सकता है? तो वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। सत्र न्यायालय के स्थापित करने का प्राधिकार किसे दिया गया है? तो वो राज्य सरकार को दिया गया है। धारा 9 में सेशन कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट के बारे में प्रोविजन है। सेक्शन 9 सेशन कोर्ट के बारे में ही प्रोविजन करता है और सेक्शन 9 क्लास 1 यह कहता है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। तो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि राज्य सरकार ही जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करेगी। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 एक क्लास 1 के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। इस धारा के अनुसार किसी जनपद में सत्र न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार किसे है? तो राज्य सरकार को है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्र न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सत्र न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हाई कोर्ट करता है। जब आप सेक्शन 9 का क्लास 2 पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ से यह क्लियर हो जाता है कि सत्र न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय करता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो सत्र न्यायालय का पीठासीन अधिकारी कौन होगा? सत्र न्यायालय का पीठासीन अधिकारी सत्र न्यायाधीश होगा। सेशन कोर्ट का ऑफिशियल कौन होगा? सेशन कोर्ट का ऑफिसर सेशन जज होगा। तो सेशन जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो हाई कोर्ट करेगा। कहाँ करेगा? सेक्शन 9 क्लास 2 में करेगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी यही डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा। सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो हाई कोर्ट के द्वारा। सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति हाई कोर्ट के द्वारा। तो सहायक सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा? वो भी हाई कोर्ट के द्वारा। जब आप सेक्शन 9 क्लास 3 पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको सहायक सत्र न्यायाधीश वाला प्रोविजन मिल जाएगा। सेक्शन 9 क्लास 3 तो आपको क्या कहता है? सेक्शन 9 क्लास 3 कहता है कि द हाई कोर्ट मे आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। तो मीन्स एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो हाई कोर्ट करता है। किसमें? सेक्शन 9 क्लास 3 में करता है। अगला क्वेश्चन यह है कि सत्र न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? ट्रांसफर। तो इसके बारे में धारा 9 में ही प्रोविजन है, लेकिन धारा 9 मौन है, स्पेशल कोई मतलब कि क्लियर प्रोविजन नहीं करती, लेकिन सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ही होता है। तो सत्र न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण मीन्स ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। ट्रांसफर हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन यह कहता है कि अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठकें करना अवैधानिक नहीं था। यह किस मामले में धारित किया गया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह केहर सिंह वर्सेस स्टेट 1989 क्रिमिनल लॉ
सुप्रीम कोर्ट एक इसका साइटेशन है, तो यह केहर सिंह वर्सेस स्टेट के मामले में धारित किया गया था कि अधिसूचना के अनुसरण में तिहाड़ जेल में सत्र न्यायालय की बैठकें करना असंवैधानिक नहीं है। यह केहर सिंह वर्सेस स्टेट 1989 के मामले में कहा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा, तो इसलिए इसे याद रखिएगा। और जब आप सेक्शन 9 क्लास 3 पढ़ते हैं तो क्या कहता है कि एन ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 9 क्लास 6 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू होल्ड ए ट्रायल इन जेल प्रेमिस इन लीगल। तो अगर यह जेल में कराया जाता है तो क्या होगा, लीगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कहता है असिस्टेंट सेशन जज किसके अधीनस्थ होते हैं? सहायक सत्र न्यायाधीश किसके अधीनस्थ होते हैं? तो जब आप धारा 10 पढ़ेंगे तो धारा 10 में आपको सहायक सत्र न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना प्रावधान किया गया है। सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज का प्रोविजन कहाँ पे? सेक्शन 10 में। और सेक्शन 10 क्लास 1 क्या कहता है कि उस सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे जिसके न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करते हैं। मीन्स जिस सेशन जज के कोर्ट में वो अपने जुरिडिक्शन का यूज करते हैं, उस सेशन जज के सबऑर्डिनेट कौन होंगे? असिस्टेंट सेशन जज होंगे, ऐसा सेक्शन 10 कहता है। सेक्शन 10 जो है वो सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज के बारे में प्रोविजन करता है और सेक्शन 10 क्लास 1 में यह प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक सत्र न्यायाधीशों के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकता है? तो इसका आंसर यही होगा कि सेशन जज में अंडर सेक्शन 10 क्लास 2 तो सत्र न्यायाधीश बना सकता है किसी में? धारा 10 क्लास 2 में। तो सहायक सेशन न्यायाधीशों के कार्य के वितरण के विषय में नियम कौन बना सकता है? तो सत्र न्यायाधीश बना सकता है। और किस धारा में बनाएगा? धारा 10 क्लास 2 में बनाएगा। बेयर साथ रखिए। बेयर साथ रखने से एक बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको ये सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। आप बेयर में देखते जाओगे तो आपका तुरंत का तुरंत क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर होता जाएगा, माइंड में सेट होता जाएगा, एक क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, उसके ऑफिसर की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? ये क्वेश्चन है। सोचिए सोचिए। जाहिर सी बात है हाईकोर्ट के द्वारा ही की जाएगी। सेक्शन 11 क्लास 2 में प्रोविजन किया गया है और हाईकोर्ट के द्वारा की जाएगी। जैसा कि सेशन कोर्ट का अपॉइंटमेंट, सेशन जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो हाईकोर्ट करता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाईकोर्ट करेगा। एक जगह टेक्निकलिटी है, वो मैं बताऊंगा। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है, उस राज्य के हाईकोर्ट के द्वारा। और कहाँ की जाती है? सेक्शन 11 क्लास 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भी हाईकोर्ट के द्वारा ही की जाती है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाईकोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कितने हो सकते हैं? प्रत्येक जिले में न्यायिक मजिस्ट्रेट के कितने न्यायालय हो सकते हैं? ये क्वेश्चन है। तो जब आप सेक्शन 11 पढ़ोगे तो सेक्शन 11 पढ़ने पे आपको पाओगे कि प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय हो सकते हैं जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। तो कितने न्यायालय हो सकते हैं? उतने हो सकते हैं जितना राज्य सरकार को लगता है कि अधिसूचना जारी कर निर्दिष्ट कर दिया जाए। तो राज्य सरकार हाई कोर्ट से कंसल्ट करेगी। हाई कोर्ट के कंसल्टेशन के बाद जितना उसे सफिशिएंट लगेगा, हाँ इतने हमको जज चाहिए, इतने कोर्ट चाहिए, तो उतने मजिस्ट्रेटों को उतने कोर्ट वो अधिसूचना के द्वारा बना सकेगी, निर्दिष्ट कर सकेगी। ये धारा 11 में प्रोविजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है? मीन्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। कहाँ करेगा? सेक्शन 12 में। सेक्शन 12 में ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रोविजन है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रोविजन कहाँ है? तो सेक्शन 12 में। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का प्रोविजन कहाँ पे? सेक्शन 12 में। और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो हाई कोर्ट करता है। सेक्शन 12 जो है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति तथा अधीनस्थ अधिकारिता से संबंधित है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे बहुत ही कौशन के साथ देखिएगा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति संहिता की किस धारा के अंतर्गत निर्धारित है और उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर धारा 13 के अनुसार करती है। ये ध्यान रखिएगा। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय कैसे करती है? आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द, किससे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अनुरोध पर धारा 13 के अनुसार करती है। अगर रिक्विजेशन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से हाई कोर्ट के पास, तो हाई कोर्ट क्या करेगी? स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करेगी। तो यह बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में होती है। तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कब हो, किसके संबंध में होती है? तो विशेष मामलों या विशेष वर्ग के मामलों के संबंध में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होती है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हाई कोर्ट करता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिक्विजिशन आती है, रिक्वेस्ट आती है, तब करता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अनुरोध पर धारा 13 के अनुसार हाई कोर्ट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, क्वेश्चन नंबर 19 जिसको कहेंगे हम। संहिता की धारा 13 के अंतर्गत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कितने अवधि के लिए होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिएगा, माइंड में ये क्वेश्चन बिल्कुल स्किप नहीं होना चाहिए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 के अंतर्गत विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कितने समय के लिए होती है? तो जब आप धारा 13 पढ़ोगे तो धारा 13 में एक बात कहा गया है कि एक समय में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए नहीं होगी। ठीक है, तो धारा 13 क्या कहता है? कहता है कि 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। धारा 13 क्लास 2, धारा 13 क्लास 2 क्या कहता है? कहता है कि ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। तो एक समय में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कौन मजिस्ट्रेट समय समय पर उन श्रेणी के स्थानीय परिसीमा निश्चित कर सकता है जिसके अंतर्गत धारा 11 तथा धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर देखिए। क्वेश्चन कहता है कि हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए कौन मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय परिसीमा निश्चित कर सकता है जिसके अंतर्गत धारा 11 या धारा 13 के आधार पर नियुक्त मजिस्ट्रेट अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे या कर सकेंगे? तो इसका आंसर आपको सेक्शन 14 में मिलेगा, धारा 14 में मिलेगा इसका उत्तर। और धारा 14 क्या कहता है? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 13, धारा 13 किसके लिए है? तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए है। और धारा 11 किसके लिए है? तो धारा 11 आपका न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए। इन दोनों के लिए जो अधिकारिता होगी, अधिकारिता की लिमिटेशन क्या होगी, जुरिडिक्शन लिमिटेशन क्या होगी, कौन डिसाइड करेगा? तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने डिसाइड करेगा। किस में डिसाइड करेगा? सेक्शन 14 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कहता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता किसके नियंत्रण में होती है? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होती है। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस तरह से मिलेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता किसके नियंत्रण में होती है? तो आपको ऐसे दे देगा, ऑप्शन ए हाई कोर्ट, ऑप्शन बी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी सेशन जज, ऑप्शन डी बोथ ऑफ देम, ए एंड बी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिएगा इसे। तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता किसके नियंत्रण में होती है? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 न्यायिक मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बारे में बताती है। धारा 14 क्लास 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकता है जिनके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन उनमें निहित है। तो ये बात याद रखिएगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके स्थानीय अधिकारिता के नियंत्रण में होता है, तो हाई कोर्ट के साधारण नियंत्रण में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता के। अब एक नोट है सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है कि धारा 15 कहता है कि न्याय मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना। धारा 15 क्लास 1 कहता है कि प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा। ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होगा, तो सेशन कोर्ट के अधीनस्थ होगा। और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। अन्य मजिस्ट्रेट जो हैं वो सेशन मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। यह धारा 15 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारा 15 का क्लास 2 क्या कहता है, कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के बारे में समय समय पर इस संहिता के संगत नियम बना सकता है, वह आदेश दे सकता है। तो नियम कौन बना सकता है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में कौन नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। तो अभी 15.2 आपने पढ़ा। 15.2 में ये प्रोविजन है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्य के वितरण के विषय में नियम बना सकते हैं और विशेष आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यह कहता है कि प्रत्येक द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के। इसका प्रोविजन कहाँ पे आपका, धारा 15 क्लास 1 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है। कहता है महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय राज्य सरकार किसके परामर्श से स्थापित करती है। तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार महानगर क्षेत्र के न्यायालय स्थापित करती है। कहाँ पे, महानगर क्षेत्रों में। यह प्रोविजन कहाँ है, तो धारा 16। धारा 16 क्या कहता है, महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय के बारे में प्रोविजन करता है। धारा 16 क्लास 1 कहता है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना में निर्दिष्ट करे। तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात जितनी अधिसूचना में निर्दिष्ट करे उतने महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय महानगर क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है और कब करता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि धारा 18 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में प्रोविजन करता है और धारा 18 के अनुसार विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय या राज्य सरकार के अनुरोध पर की जाती है। विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय या राज्य सरकार के अनुरोध पर की जाती है। जैसे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अनुरोध पर की जाती है, उसी तरह विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति केंद्रीय या राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे। तो आपको याद होगा कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कितनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते थे, तो 1 साल के लिए, 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या उतनी जितना कि हाई कोर्ट नियत करे। तो वही सेक्शन 18 में भी प्रोविजन है कि विशेष महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति एक समय में 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए ही होगी। यह सेक्शन 18 में विशेष महानगर मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और प्रत्येक अपर
मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे। तो यह धारा 19 में प्रोविजन है। धारा 19 के अनुसार मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होंगे। नॉर्मली किसके अधीनस्थ होते हैं लोग, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एवं चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, सेशन कोर्ट के अधीनस्थ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक जिले एवं महानगर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की शक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 20 के अंतर्गत। धारा 20 के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रत्येक जिले एवं महानगर क्षेत्र में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं उनमें से एक को जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की शक्ति है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट का प्रोविजन कहाँ पे है, तो धारा 20 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित उपबंध है। तो लोक अभियोजक की नियुक्ति धारा 24 में है। लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित उपबंध किस में है, धारा 24 में। ये याद रखिए, कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा। तो लोक अभियोजक वाला प्रोविजन कहाँ पे, 24 में है। और इस 24 में अमेंडमेंट भी हुआ था। कब हुआ था, 1978 में। इस सेक्शन 24 में कब अमेंडमेंट हुआ था, तो 1978 में अमेंडमेंट हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संहिता में लोक अभियोजक से संबंधित उपबंध कब प्रतिस्थापित किया गया था। तो 1978 में, संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया गया था। तो ये अभी मैंने बताया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन और किस लिए करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लोक अभियोजक की नियुक्ति केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात उच्च न्यायालय में करती है, जो किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई में राज्य या केंद्र सरकार की ओर से संचालित करते हैं। मतलब कि अगर हाई कोर्ट में संचालन हो रहा है तो उच्च न्यायालय के परामर्श से केंद्र सरकार या राज्य सरकार करेगी, और 24(1) यही कहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 की उपधारा 1 में लोक अभियोजक शब्दों के पश्चात क्या अंतर स्थापित किया जाएगा। तो एक या अधिक अपर लोक अभियोजक शब्द यूज किया गया है, और यह एक या अधिक अपर लोक अभियोजक अंतर स्थापित किया, 1 और मोर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है। किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है। तो किसी जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए कौन, तो राज्य सरकार प्राधिकृत है। कौन प्राधिकृत है, राज्य सरकार प्राधिकृत है। जब आप 24 क्लास 3 पढ़ेंगे तो 24 क्लास 3 स्पष्ट प्रोविजन करता है कि प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो किसके पास यह अथॉरिटी है, तो राज्य सरकार के पास। एक नोट है 25 क्लास 5 के बारे में। 25 क्लास 5 यह कहता है कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता यदि उसका नाम जिला दंडाधिकारी की सूची में नहीं है। तो कोई व्यक्ति जिले के लिए लोक अभियोजक कब नियुक्त हो सकता है, तो जब उसका नाम जिला दंडाधिकारी की सूची में हो। यदि उसका नाम जिला दंडाधिकारी की सूची में नहीं है तो वह जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता है। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 क्लास 7 में कोई व्यक्ति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक तभी नियुक्त किया जा सकता है जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। तो लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त होने के लिए कितने टाइम की प्रैक्टिस मांगता है, तो 7 ईयर। कितने टाइम की प्रैक्टिस मांगता है, 7 ईयर। 7 ईयर की प्रैक्टिस मांगता है। कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता का काम किया हो, वो भी लगातार। तो ये प्रोविजन आपको मिल गया कहाँ पे, 24 क्लास 7 में। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि संहिता की किस धारा के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति 24(8) में की जाती है। और विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो। जिसे विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा रहा है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो वह कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो। इस पर क्वेश्चन भी मैंने बना दिया था कि केंद्रीय या राज्य सरकार किसी अधिवक्ता को किसी मामले या वर्ग के मामले के प्रयोजन हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है, लेकिन कब, तो वो तभी नियुक्त कर सकती है कि जबकि उस अधिवक्ता ने कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय लगातार किया हो। ये प्रोविजन कहाँ पे, तो 24 क्लाज 8 में है। कहाँ पे, 24 क्लाज 8 में। अगला क्वेश्चन है, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति से संबंधित उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में व्यवस्थित है। तो सहायक लोक अभियोजक 25 में। सहायक लोक अभियोजक का उपबंध किसमें है, तो 25 में। धारा 25 आपको सहायक लोक अभियोजक के बारे में प्रावधान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन और किस लिए करता है। तो आप देखेंगे कि सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति राज्य सरकार मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में अभियोजन का संचालन करने के लिए करती है। कौन करता है, राज्य सरकार। तो जब आप सेक्शन 25 पढ़ेंगे तो सेक्शन 25 में लिखा है राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो धारा 25 क्लाज 1 में यह प्रोविजन है। कहाँ पे प्रोविजन है, 25 क्लाज 1 में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशेष मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक कौन नियुक्त कर सकता है। तो जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले के लिए भारसाधक सहायक लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकता है जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है, प्रोविजन कहाँ है, तो 25 क्लास 3 में। 25 क्लास 3 क्या कहता है, कहता है कि जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को इस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है। इसी में एक परंतु दिया है, कहता है कि परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में कोई भाग लिया है जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है, या दूसरा यदि वह निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है, यानी कि बिलो द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर। उसी पे क्वेश्चन है कि कोई पुलिस अधिकारी कब सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो 25 क्लास 3 का प्रोविजो में इसका आपको आंसर मिल जाएगा कि कोई पुलिस अधिकारी 2 परिस्थितियों में सहायक लोक अभियोजक नहीं नियुक्त किया जा सकता है। सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि सहायक लोक अभियोजक कब नियुक्त किया जा सकता है कोई पुलिस अधिकारी, कोई तो किसी विशिष्ट मामले में जब सहायक लोक अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो जिला मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है 25 क्लास 3 में। उसी के प्रोविजो में कहा गया है कि कब कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता, कि जब उसने उसी मामले में इन्वेस्टिगेशन की हो और दूसरा वह इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का ऑफिसर हो, तब वह सहायक लोक अभियोजक भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त नहीं हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस यशपाल सिंह नरेश का प्रकरण किस बिंदु पर है। तो उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस यशपाल सिंह नरेश का प्रकरण धारा 25 क्लाज 2 के परंतु जिसके द्वारा राज्य सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह लोक अभियोजकों को पुलिस अधिकारियों के नियंत्रण के अधीन रख सकता है। तो धारा 25 क्लाज 2 यह उपबंधित करता है कि धारा 25 क्लाज 3 में उपबंधित के सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा। और इसी से संबंधित यह प्रकरण था। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम यशपाल सिंह नरेश और इस मामले में 25 क्लाज 2 के परंतु जिसके द्वारा राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है कि वह लोक अभियोजक को पुलिस अधिकारियों के साधारण नियंत्रण में रख सकता है, इसी बिंदु पर यह निर्णय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभियोजन निदेशालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A में किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005 के द्वारा जोड़ा गया। एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005 संशोधन अधिनियम 2005 के अधिनियम क्रमांक 25 के द्वारा जोड़ा गया था। यह अधिनियम क्रमांक याद रखना जरूरी है क्योंकि 2005 में 2 अमेंडमेंट हुए थे। तो एक्ट नंबर 25 2005 के द्वारा अभियोजन निदेशालय
का प्रोविजन किया गया। कहाँ किया गया? तो सेक्शन 25A में किया गया। 25 के बाद डैश दे के A, 25A में इसका प्रोविजन किया गया। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 25A के क्लाज 1 के अनुसार राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी, जिसमें एक अभियोजन निदेशक और उतने अभियोजन उपनिदेशक होंगे जितने राज्य सरकार ठीक समझे। यह उपबंध दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 का, जिसकी अधिनियम क्रमांक 25 है, उसके धारा 4 के द्वारा अंत स्थापित की गई। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कोई व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए कब पात्र होगा? तो वो अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक नियुक्त होने के लिए पात्र तब होगा जब वो कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता रहा हो। कितने टाइम का? 10 ईयर, ये याद रखिएगा। और दूसरा, उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ने सहमति दे दी हो। ये 2 रिक्वायरमेंट है। तो कोई व्यक्ति जो है वो अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक के लिए नियुक्त होने के लिए कब पात्र होगा? तो 2 ही रिक्वायरमेंट है। पहला हुआ कि कम से कम वो 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करता रहा हो, और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सहमति दी हो। ये 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है तो व्यक्ति अभियोजन निदेशक या उप अभियोजन निदेशक नियुक्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अभियोजन निदेशक किसके प्रशासनिक नियंत्रण में होता है? तो वह गृह विभाग के प्रधान जो होता है, सचिव जो होता है, उसके प्रशासनिक नियंत्रण में होता है। तो गृह विभाग के प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण में अभियोजन निदेशक होता है। राज्य का जो गृह विभाग होता है उसके प्रधान के प्रशासनिक नियंत्रण में अभियोजन निदेशक होता है। लास्ट क्वेश्चन है कि लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो हाई कोर्ट में मामलों के संचालन के लिए नियुक्त किए जाएंगे वह किसके अधीनस्थ होंगे? तो वह अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और विशेष लोक अभियोजक जो हाई कोर्ट में मामलों के संचालन के लिए नियुक्त किए जाएंगे किसके अधीनस्थ होंगे? तो वह अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होंगे। जिला न्यायालयों में मामलों का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए सहायक लोक अभियोजक किसके अधीनस्थ होते हैं? तो वह सहायक लोक अभियोजक जो होते हैं वह अभियोजन उपनिदेशक के अधीनस्थ होते हैं। किसके? अभियोजन उपनिदेशक। इसके बारे में प्रावधान धारा 25(1) क्लाज 6 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार अभियोजन निदेशालय की स्थापना किस धारा के अंतर्गत कर सकती है? तो वह 25A के अंतर्गत करने के लिए सशक्त है। राज्य सरकार अभियोजन निदेशालय की स्थापना किस धारा के अंतर्गत करने के लिए सशक्त है? तो धारा 25A के अंतर्गत करने के लिए सशक्त है। यह लास्ट था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसे आप लोग कई बार देखिए, कई बार रिवीजन कीजिए, अपना बेयर साथ रखिए, बेयर साथ रख के करिए। और जो लोग हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, रात के 9 बजे से क्लासेस चलती हैं, वो टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा।